आज जो सवाल है, जो आज जनता जानना चाहती है, वो ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद एनक्रोचर एनक्रोचर नहीं रहता या वो ऑथराइज्ड एनक्रोचर हो जाता है। अगर आप कह रहे हैं कि एनक्रोचमेंट गलत है, तो पहले आप वो जमीन जो है, जो आपने एनक्रोच कर रखी है जेडीए की, जिसके तहत आपको नोटिस भी आया, वो आप जेडीए को वापस करिए। एक एनक्रोचर नहीं सबक सिखा सकता दूसरे एनक्रोचर को कि आप गलत बैठे। जब भी एनक्रोचमेंट्स होती हैं, तो तब ये ऑफिसर्स, क्या आप नहीं लगता उन ऑफिसर्स पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने एनक्रोचमेंट्स होने कैसे दी? 2019 के बाद तो आपने यहाँ एलजी प्रशासन जब इसे टूटी फूटी यूटी बना के रख दिया, डायरेक्टली बीजेपी का कंट्रोल है, तो ये एनक्रोचमेंट किसने करवाई? जो ये नाम लेते हैं शुरू से कि फारूक अब्दुल्ला साहब का वहां घर है, 2014 से इनकी सरकार है, किसने रोका था इनको एक्शन करने के लिए? मुझे नहीं लगता कि किसी ने इन्हें रोका होगा। क्या दबाव था इनके ऊपर जो ये आज तक नहीं कर पाए? कॉमन मैन जिसने एक कमरा बनाया है, उस पर आप कार्रवाई करते हैं, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे महल बनाए हैं उन पे आपकी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो आपकी जमात के हैं। राणा साहब को भी कोई हक नहीं बनता इस तरह की आज यहाँ पे अपने हमदर्द बनने का गुज्जर और बकर वालों का, क्योंकि यहाँ का पैसा उठा के अगर कोई यूपी में दे देता है अपना पूरा सीडीएफ, तो वो कोई हक नहीं रखता कि जम्मू कश्मीर के लिए बात करे। नहीं, आप कहेंगे कि आपको पता नहीं, तो फिर मंत्रालय आपके पास है। अगर आपको नहीं पता, दैट मींस इट्स अ सीरियस इशू। तो फिर या तो पूरी की पूरी सरकार को, मुझे लगता है कि कह देना चाहिए कि हमें सरकार नहीं चलाने दी जा रही, और मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब को रिजाइन करना चाहिए। नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक पटल की अगर बात करें तो इस वक्त कहीं ना कहीं जम्मू और कश्मीर में एंटी एनक्रोचमेंट का खेला खेला जा रहा है, और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां इस पर अपनी सियासी रोटियां सेकने का प्रयास कर रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है, चाहे हम इंदिरा नगर मीरा साहब की अगर बात करें या फिर रायका बांदी की अगर बात करें, जहां पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई है और एक विशेष समुदाय प्रभावित होता नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच ये कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट लैंड पर ये काबिज थे और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे। इसको लेकर लगातार सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम रंधावा वहां जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और उसके कुछ दिनों के बाद ये ड्राइव वहां पर चलती है। और ये कहा जा रहा है कि 60 कनाल से 2 हेक्टेयर के बीच की भूमि अब इस वक्त साफ की गई है, वहां से एनक्रोचमेंट हटा ली गई है। लेकिन इस एनक्रोचमेंट ड्राइव के बाद मायूसी, लाचारी की कहानियां इस गर्मी में वो परिवार कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन क्या वास्तविकता है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मैम नम्रता शर्मा जी। नम्रता जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। क्या आपको लग रहा है कि वाकई जम्मू कश्मीर के सियासी पटल पर एनक्रोचमेंट और एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का खेला खेला जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां पर जाते हैं, उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ये ड्राइव होती है, और लगातार इस तरह की तस्वीरें जम्मू कश्मीर में निकलकर सामने आ रही हैं। क्या कहेंगी? देखिए, एनक्रोचमेंट तो बिल्कुल गलत है। कहीं भी सरकारी जमीन पे हो, फॉरेस्ट लैंड पे हो, एनक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा कि वी आर अगेंस्ट द एनक्रोचमेंट्स। लेकिन मैं आज जो सवाल है, जो आज जनता जानना चाहती है, वो ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद एनक्रोचर एनक्रोचर नहीं रहता या वो ऑथराइज्ड एनक्रोचर हो जाता है? अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आप जो पूछ रहे थे कि एक बीजेपी के विधायक श्री विक्रम रंधावा जी, जो बहु कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक हैं, वो ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, इनकी शक्लें मुझे पसंद नहीं, और इनका यहाँ से बिजली पानी बंद हो जाना चाहिए, और यहाँ पे जो एक एनक्रोचमेंट ड्राइव है वो चलनी चाहिए, जिसके तहत इनको यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। बहुत खूब, आप एनक्रोचमेंट के खिलाफ हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने सुना है कि चकघनेशु में उन्होंने 8 कनाल जमीन पे अपना एक प्रेशर लगा रखा है, जिसका नोटिस उन्हें 2021 में दिया गया है। देखिए, जब मैं आपको कहूंगी कि आप ये करिए, तो जरूरी है, लाजमी है, जब माँ बाप बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो पहले वो खुद करके दिखाते हैं वो चीज कि हम ऐसा नहीं करते। अगर आप बच्चे को कहते हैं कि आप ड्रग से दूर रहिए, तो जरूरी है कि माँ बाप पहले ना लें, सिगरेट स्मोक ना करें, ताकि वो बच्चे को ये कह सकें कि ये गलत है। तो अगर आप कह रहे हैं कि एनक्रोचमेंट गलत है, तो पहले आप वो जमीन जो है, जो आपने एनक्रोच कर रखी है जेडीए की, जिसके तहत आपको नोटिस भी आया, वो आप जेडीए को वापस करिए। एक एनक्रोचर नहीं सबक सिखा सकता दूसरे एनक्रोचर को कि आप गलत बैठे हैं। दूसरी बात, जब ये एनक्रोचमेंट्स होती हैं, तो तब ये ऑफिसर्स, क्या आप नहीं लगता उन ऑफिसर्स पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने एनक्रोचमेंट्स होने कैसे दी? तीसरी बात, मैं बहुत सारे भाजपा के स्पीकर्स, जो स्पोक्स पर्सन है, उनको 2-3 दिन से रेगुलर सुन रही थी।
उसमें से एक दो स्पोक्स पर्सन जो हैं बड़े अपने आप को काबिल मानते हैं, वो कह रहे थे कि 2008 के बाद 2014 तक यहाँ 5% एनक्रोचमेंट हुई, 2014 के बाद यहाँ 50 से 60% एनक्रोचमेंट हुई, जो कि 2018-19 तक रही। उसके बाद ये एनक्रोचमेंट तकरीबन 80% हो गई। अब मेरा सवाल सीधा सा उनसे है कि 2014 के बाद तो आप भाजपा 2018 तक तो पीडीपी के साथ यहाँ सरकार में रही, 2019 के बाद तो आपने यहाँ एलजी प्रशासन जब इसे टूटी फूटी यूटी बना के रख दिया, डायरेक्टली बीजेपी का कंट्रोल है, तो ये एनक्रोचमेंट किसने करवाई? अब देखने वाली बात ये है, अगर इस पे आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि क्या भाजपा की ये नीति तो नहीं कि पहले उन्हें यहाँ पे सेटल किया और फिर आज उनको एक एनक्रोचमेंट ड्राइव चला के उनको वहां से दरबदर किया कि हम इस खास कम्युनिटी के खिलाफ हैं, और जिस तरह की वो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा हिंदू प्रेमी हैं, तो हम इस कबीले को हम यहाँ से हटा के बहुत बड़ा एक काम कर रहे हैं। लेकिन भाजपा से आज एक मेरा सीधा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर भाजपा से, बाद में हम भारत की भाजपा से बात करेंगे, कि अगर आपने ये एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई है और आपने अगर उनको दरबदर किया है, तो मानिए कि आपने किया है। कुछ लोग सामने आते हैं जैसे कि सुनील शर्मा जी द्वारा की तरह, जो एलओपी हैं आज जम्मू कश्मीर के, वो आते हैं, वो कहते हैं कि इस तरह की एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाएंगी और इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और बहुत सराहनीय कदम है ये। वही कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये एनसी द्वारा किया गया। अगर आप अपने पे ये बात भी नहीं ले सकते, फिर आप किस बात की यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं? या तो आप कहिए कि एनक्रोचमेंट ड्राइव आपने हटाई है, एलजी प्रशासन ने हटाई है, या आप कहिए कि आपने नहीं हटाई है, आप संरक्षण दे रहे हैं उन लोगों को। तो दोनों नाव पे आप सवार मत रहिए। देखिए, रोटियां सेकने वाली बात नहीं है। इस गर्मी में, तपश में आपने उन लोगों को बेघर कर दिया। जहां पे महिलाएं थी वो कह रही है चप्पल कपड़े अंदर रह गए, बच्चे थे छोटे छोटे जिनके पास दूध नहीं है पीने के लिए। हम किसी भी धर्म के हो, हम सबसे पहले इंसान तो है ना। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स भी होती है कि कम से कम आप नोटिस देते हैं कि आप ये खाली कर दीजिए। मुझे तो लगता है कि वो अगर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, जितने भी वहां, अगर तो वो बाहर के लोग हैं तो उनको वहां रवाना कर दीजिए। लेकिन अगर वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो बिलोंग करते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के वो हैं, वहां उन्हें घर बनाने का काम कीजिए। उनको दरबदर होने से रोकिए कि वो आज रोटी की तलाश में बाहर ना निकले। उनके लिए वहां इंतजाम कीजिए कि वो अपना घर वहां एक उसको छत मुहैया करवाइए, रोटी 2 वक्त की रोटी उनको मिल सके, ऐसे इंतजाम कीजिए। ये सरकार का फर्ज था या नहीं था जो 2024 तक यहाँ तक रही एलजी प्रशासन के दौरान? जो बड़े बड़े घर बनाने की, ऐसे ऐसे आवास योजनाएं बनाने की बातें करते हैं, वो आज भी इस तरह के कबीलों, जो ये कबीले थे, इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत बीजेपी कहती है हमने एक समुदाय को, जो SC/ST एक्ट के तहत हमने इस समुदाय को फॉरेस्ट जो एक्ट के तहत हमने कहा कि फॉरेस्ट लैंड जो है दैट बिलोंग्स टू गुज्जर एंड बकरवाल, और यहाँ पे वो कच्चे कुल्ले बना के रह सकती है। अब भाजपा कहती है कि हम सब तोड़ा देंगे। हम भी मानते हैं कि एनक्रोचमेंट बहुत गलत है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या जिम्मेवारी किसकी है? एक तो वहां जिन ऑफिसर्स जो तैनात थे जब ये एनक्रोचमेंट हो रही थी, उन्होंने ये एनक्रोचमेंट क्यों होने दी? क्या उनकी मिलीभगत थी? उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ये बात है कि भाजपा बताए कि उसने कार्रवाई की है या नहीं की है। दे कैन नॉट सेल ऑन बोथ द बोट्स। आज मैं सुन रही थी, आपने शायद सुना होगा अभी खटाना साहब का बयान कि अगर ये है तो ये पेपर्स तक नहीं रहना चाहिए, लैंड जमीनी सतह पे आना चाहिए। तो आप हमें थोड़ी बताएंगे ये चीजें। आप अपने घर को दुरुस्त कीजिए खटाना साहब। आप बीजेपी के अंदर ये चीज बताइए कि भाई ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उन लोगों को आप इस तरह से बेघर नहीं कर सकते, आप उनको मकान बना के दीजिए या फिर कच्चे कुल्ले बनाने का उनको हक है। नम्रता जी, एक चीज मैं और भी जानना चाहूंगा। सुनील शर्मा एलओपी का आपने जहां पर जिक्र किया, उनका भी एक बयान आ रहा है कि सिद्रा की अगर बात करें, वहां पर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो मकान है फॉरेस्ट लैंड पर है, और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई एमएलएज ने अपने मकान, कोठियां वगैरह जंगलात की जमीन पर बनाए हैं और वो भी टूटेंगे। ये स्वर उनके सामने आए हैं। किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ सिर्फ कथनी और दूसरी तरफ करनी, जहां पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है छोटे छोटे लोगों पर, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं आज भी साफ सुथरी बैठी हुई हैं उन एनक्रोच्ड लैंड्स पर। देखिए, बड़ी मछलियां एनसी में जो ये नाम लेते हैं शुरू से कि फारूक अब्दुल्ला साहब का वहां घर है, 2014 से इनकी सरकार है। किसने रोका था इनको एक्शन करने के लिए? मुझे नहीं लगता कि किसी ने इन्हें रोका होगा। क्या दबाव था इनके ऊपर जो ये आज तक नहीं कर पाए? कितने और साल लगेंगे इनको इस तरह की बातें करते और अपनी सियासत चलाते हुए? देखिए, इंसान को अपने, मैन शुड बी अ मैन ऑफ एक्शंस, नॉट ओनली कि आप शोर मचाएंगे, हल्ला करेंगे और लोगों को गुमराह करने के काम करेंगे।
अगर ये मानते हैं कि एनक्रोचमेंट खराब है, तो क्या एक समुदाय की एनक्रोचमेंट खराब है? मैं एलओपी सुनील शर्मा जी से सीधा सवाल आपके माध्यम से आज ये करना चाहती हूँ। चक गणेशू की जो मैंने बात की, विक्रम रंधावा जी का जो क्रशर है वो भी जेडीए लैंड पे है। उसके बाद तमाम लोगों ने, जिन्होंने विधायक हैं विजयपुर के, जिन्होंने आपको ज्वाइन किया, और मुझे लगता है आपने एफिडेविट लिख के दे दिया उनको कि आपने जो जमीन एनक्रोच करके रखी है उसको हम नहीं तोड़ेंगे। इसी तरह से एक बहुत बड़ा शोरूम है हाईवे के ऊपर, वो एक बहुत बड़े चैनल के मालिक भी थे, आज वो नहीं रहे, दिवंगत है वो, पूरी श्रद्धांजलि के साथ और पूरी उनको वो देते हुए। शायद वो लोग ज्वाइन ही आपसे एफिडेविट लेने के बाद करते हैं कि आप उनके जो सल्तनत है उसको नहीं छेड़ेंगे। उनके शोरूम के लिए आपने हाईवे का रूट चेंज कर दिया। एक उनका जो पूरे का पूरा महल जो उन्होंने वहां होटल बनाया उसको आप नहीं तोड़ेंगे, जिसपे आज भी मेरे ख्याल से वो वाटर बॉडी को होने का मुकदमा चल रहा था, लेकिन उसके बाद नहीं होता। यही तो है कि आप भाजपा ज्वाइन कीजिए, आप साधु से आप एक लुटेरे से आप साधु बन जाएंगे, आप संत बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक ऐसा डिटर्जेंट है, एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें आपको वो धुलाई करेंगे, और उसके बाद आप लैंड ग्रैबर नहीं रहेंगे, आप लैंड एनक्रोचर नहीं रहेंगे, उसका टाइटल चेंज करवा दिया जाएगा, क्योंकि ऑफिसर्स आज इन्होंने बाहर से लाए हैं, तो सब कुछ इनके हाथ में है। तो मुझे लगता है कि मैं सुनील जी को आपके माध्यम से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले वो अपने घर को तो साफ करें। अगर हम किसी को बाहर कहने जाते हैं तो पहले हम अपना घर साफ करते हैं, फिर हम कहते हैं कि बाहर सफाई अभियान करें। या वो सफाई अभियान उसी तरह से होगा कि पहले सफाई हो जाएगी और हाथ में झाड़ू पकड़ के आप सिर्फ ड्रामा करेंगे, जो कि आप दिखाते आए हैं। तो मुझे लगता है कि तमाम इस तरह की चीजें जो हैं वो आपको करनी चाहिए, पहले घर से सफाई शुरू करनी चाहिए। मैंने तो आपको तमाम एनक्रोचर्स के नाम बताए हैं, उम्मीद है कि उन पे कार्रवाई होगी। और ये जो टॉप टू बॉटम होनी चाहिए, बॉटम टू टॉप क्यों कर रहे हैं? एक कॉमन मैन जिसने एक कमरा बनाया है उस पे आप कार्रवाई करते हैं, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे महल बनाए हैं उन पे आपकी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो आपकी जमात के हैं। दूसरी बात, मैं एलओपी सुनील शर्मा जी के बयान को बड़े ध्यान से सुन रही थी। वो कह रहे थे यहाँ भी अब बुलडोजर चलेगा और जिस तरह से यूपी में चला है ये होगा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप उस हक में है कि काशी में आपने शिवलिंग तोड़ दिए, तमाम शिवलिंग को आपने सड़क पे लाके रख दिया, आपने वहां ब्राह्मणों की चोटियां कटवा दी, आप इस हक में है सुनील शर्मा जी? आपने जो अयोध्या के अंदर किया, तमाम मंदिर तुड़ा दिए, घर तुड़ा दिए, और बेसहारा लोग एक कॉरिडोर के नाम पे आपने उनको बेसहारा कर दिया, वो आज भी रो रहे हैं। शायद इसीलिए अयोध्या से आप जीत नहीं पाए, और काशी में भी आपकी बुरी हालत थी, लेकिन किस तरह से वो जीते वो तो आप ही जानते होंगे ज्यादा अच्छे से, कि हारते हारते प्रधानमंत्री जी कैसे एंड में जीत जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि आप किसी धर्म के नहीं है, आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं। आप कॉमनल राइट्स करवा के आप चुनाव जीतते आए हैं, आप कॉमनल भाषण दे के अपनी सियासी रोटी सेक के आपका पॉलिटिकल जो कैरियर है उसको मजबूत करना चाहते हैं। और इसी तरह से मैं जानना चाहती हूँ कि शक्लें पसंद ना होना, शक्ल पसंद होना, इस तरह की जब आप शब्दावली का प्रयोग करते हैं, क्या ये शब्दावली पीएसए के लायक नहीं होती है? क्या जो गालियां दूसरे समुदाय को देना, और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन वही एमएलए दे रहा था कि मेरे फादर ने तो उनको जमीन दी, और मेरे पापा के लिए वो लोग कहते थे कि तेरे बब्बा ने तो सब जमीन दी, तेरे रास्ता दिता, तू ही वोट देंगे। तो ये डिप्ली, एक तरफ आप कहते हैं आपको शक्ल पसंद नहीं, दूसरी तरफ आप फिर उन्हें अपीस करते हैं। शायद फिर उनके पापा ने इनको जमीन दी, इसीलिए बीजेपी ने फिर उनको अगली बार टिकट नहीं दी, यही कारण रहा होगा। तो तमाम चीजें जो है, मुझे लगता है कि एक उंगली अगर हम दूसरे पे उठाते हैं तो तमाम उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती हैं। पहले अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए, और खटाना साहब को भी कोई हक नहीं बनता इस तरह की आज यहाँ पे अपने हमदर्द बनने का, गुज्जर और बकर वालों का, क्योंकि यहाँ का पैसा उठा के अगर कोई यूपी में दे देता है अपना पूरा सीडीएफ, तो वो कोई हक नहीं रखता कि जम्मू कश्मीर के लिए बात करे। तो खटाना साहब, आप जाके यूपी के उन लोगों के लिए बात करिए अगर उनको वहां कुछ कहा जा रहा है तो। आप यहाँ आके अपनी सियासत दोबारा से चमकाने की कोशिश मत कीजिए। भाजपा ने जो गद्दारी जम्मू कश्मीर के साथ की है और जिस तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है एक प्रिंसली स्टेट को, आज मुझे लगता है कि हर डोगरा परेशान है बीजेपी से। लेकिन जिस तरह से जो भी है, आज 29 विधायक होने के बाद ये कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, यही नहीं उनको पता। एक विधायक जाके कहता है कि तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं, दूसरा जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो जाके कहता है कि तुम मेरे भाई हो तो तुम्हें कोई नहीं हटाएगा, तीसरे दिन कार्रवाई हो जाती है। तो आप यू कैन वेल इमेजिन कि उनके अंदर ही बहुत सारे आपस में ही बहुत क्लैशेस हैं, जिनमें उन्हें खुद ही नहीं पता कि बयान देना क्या है और किसको किसके पीछे खड़ा होना है। यहाँ वो है कि कौन कितना ज्यादा किसी को गाली निकालेगा और कितना बड़ा लीडर बनेगा। ये भाजपा की एक जमात का जो मुझे लगता है यही सिस्टम है कि गाली दीजिए, जोर से दीजिए और ऊंची आवाज में दीजिए,
तो आप बड़े नेता बन जाएंगे। नम्रता जी, एक चीज और भी मैं जानना चाहूंगा आपसे। जब ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव वहां पर चली, उसके बाद फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद राणा वहां पहुंचे हैं और उन्होंने भी ये डंके की चोट पर कहा कि ये एनक्रोचमेंट नहीं है और इनको हटाना नहीं चाहिए था। तो क्या एक विरोधाभास सरकार एंड ब्यूरोक्रेसी के बीच में निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि राणा साहब से तो मुझे ही बहुत गिले हैं, क्योंकि जिस तरह के बयान वो देते हैं, कितने कॉमनल बयान। खाली बीजेपी इसमें जिम्मेवार नहीं है, हम लोग जिन्होंने हलफ उठाया है कि हम कॉमनल चीजों से दूर रहेंगे और यहाँ पे एक हार्मनी बनाने का काम करेंगे, ये फर्ज बनता है राणा साहब का कि वो भी उसका ध्यान रखें। वो जाके रजौरी पुंछ में ये बयान दें कि ये डोगरा रियासत नहीं है, तो वो कोई हक नहीं रखते फिर जम्मू में आके किसी समुदाय के लिए एडवोकेसी करने का। मुझे लगता है राणा साहब, पहले आप अपनी जमात में बताइए कि आप अगर सरकार में है तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आप कभी यहाँ आके होम मिनिस्टर की तारीफ करेंगे, प्रधानमंत्री की तारीफ करेंगे, वहीं आप कहेंगे कि आपको पता नहीं, तो फिर मंत्रालय आपके पास है। अगर आपको नहीं पता, दैट मीन्स इट्स अ सीरियस इशू। तो फिर या तो पूरी की पूरी सरकार को मुझे लगता है कि कह देना चाहिए कि हमें सरकार नहीं चलाने दी जा रही, और मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब को रिजाइन करना चाहिए। बहुत बड़ी एक बात होगी कि डेमोक्रेसी का कत्ल जिस तरह से सेंटर कर रही है, तो उमर अब्दुल्ला सरकार ने उसके एवज में ये सब देखते हुए कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, आज इस्तीफा दे दिया, तो अपने आप में एक बात बनेगी और बीजेपी को कहीं ना कहीं घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम कुर्सी से भी चिपके रहें और हम कहें कि हमें पता भी नहीं, तो फिर ये बात बनती नहीं। और मैं फिर से आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहूंगी राणा साहब को कि ये डोगरा स्टेट थी, ये डोगरा स्टेट है, जिसको हालांकि बीजेपी ने तोड़ फोड़ के डोगरा रियासत का बहुत बड़ा अपमान किया, एक पिंसरी स्टेट का बीजेपी ने बहुत अपमान किया इसको टूटी फूटी यूटी बना के। लेकिन आप भी अगर उसी रास्ते पे चल गए हैं कि आप भी वही हेट्रेड वाले भाषण देंगे ताकि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत कर सकें, तो कोई फर्क नहीं है आप में और बीजेपी में। कहीं अंदर अंदर संधि तो नहीं हो रखी कि आप एक समुदाय की बात करें, हम दूसरे की करेंगे, तो इसी तरह से आगे निकल पड़ेंगे। ये सवालिया निशान आज आपके ऊपर भी है राणा साहब। क्या, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि सियासी रोटियां इस पर सेकी जा रही हैं। देखिए, सियासत अगर लोगों की जिंदगियों पे होने लगे तो ये बहुत मुझे लगता है बहुत आज भारत का बहुत ही अलग ही मंजर है कि सियासत लोगों के मकानों पे, लोगों की रोटियों पे, लोगों के घर बर्बाद होने पे सियासत हो। देखिए, कांग्रेस ने शायद इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होते हुए गवर्नेंस में तो अपना साथ दिया, इसीलिए हमने शायद पोर्टफोलियो नहीं दिए, क्योंकि हमें लगा था कि जब तक ये यूटी रहेगा यहाँ काम होने नहीं दिया जाएगा। वही त्याग मुझे लगता है एजेंसी को करना चाहिए और एक मॉडल बन के सामने उभरना चाहिए कि आज जिस तरह से बीजेपी तबाह कर देना चाहती है जम्मू कश्मीर को, हम उसे नहीं होने देंगे। और मुझे लगता है कि उमर साहब को इस पे कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि आपको अगर काम नहीं करने दिया जा रहा, हम तारीफ ना करें केंद्र की, हम बल्कि इस पे एक्शन करें। और मुझे लगता है कि इस्तीफा देना चाहिए उमर साहब को, इस पे कोई बड़ी बात नहीं है कि मुझे काम ही नहीं किया करने जा रहा, हाथ बंधे हुए हैं मेरे। जब हाथ बंधे हैं मैं लोगों को कैसे दूं? आज वो सवाल इनसे पूछते हैं जो मुझे लगता है पहले तो सवाल इन्हीं से बनते हैं 10 साल के बीजेपी से कि भाई आपने क्या किया, मुझसे तो साल बाद सवाल पूछ रहे हैं, तो पहले आप बताइए आपने तबाह कर दिया। लेकिन ये सवाल नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि इनके हाथ बंधे हैं। अगर हाथ बंधे होके काम नहीं हो पा रहे तो जनता तो आपसे भी पूछेगी, क्योंकि चुने हुए तो आप ही हैं। तो दोनों तरफ से हम नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि एनसी को अपना, वो कहते हैं हमारे यहाँ एक नाथ शिंदे नहीं है, बीजेपी कारीगर है एक नाथ शिंदे बनाने में। और बीजेपी की सियासत ही इससे चल रही है पूरे देश के अंदर कि वो कैसे एक नाथ शिंदे बनाते हैं। आज बीजेपी की कोई आइडियोलॉजी रह कहाँ गई है? आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल के अंदर चीफ मिनिस्टर किस पार्टी से आए हैं, असम के अंदर चीफ मिनिस्टर किस पार्टी के हैं, महाराष्ट्र में तमाम जहां आप देखेंगे, नजर घुमाएंगे, आपको बीजेपी की आइडियोलॉजी नहीं, बाकी लोग जो आप जिनको करप्ट कहा करते थे उनके पीछे ईडी सीबीआई लगा के आपने वॉशिंग मशीन में डाला और उनको साधु बना के बाहर निकाल के आज अपने मुख्यमंत्री और मंत्री बना दिए। आपके कवीना के अंदर तो बीजेपी के लोग है ही नहीं, तो आपकी क्या आइडियोलॉजी है? आप किस आइडियोलॉजी की बात करते हैं? यू हैव नो आइडियोलॉजी। यू हैव आइडियोलॉजी कि आप कैसे सियासत को हासिल करें, आप कैसे सत्ता पे बने रहें। मैं आज बात आप खैर एनक्रोचमेंट पे कर रहे हैं, लेकिन तमाम चीजें जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी बन रही है, ये क्या है? एक आउटरीच है जो लोगों के अंदर पनप रही है। बच्चा यूथ जिसको आपने बिल्कुल बेरोजगार कर दिया, ये भी साफ बताती है कि मैंडेट आपको नहीं मिल रहा है, आप मैंडेट चुरा रहे हैं। अगर इतने लोग आपके खिलाफ हैं तो फिर आप मैंडेट ला कहां से रहे हैं? तो ये एक जो अंडरकरंट बीजेपी के खिलाफ है, उसको बीजेपी
समझती है, इसीलिए वोटों को चोरी करती है और इसीलिए मैनिपुलेट किए जाते हैं सारे चुनाव, इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन से बाहर कर दिया जाता है, इसीलिए गणेश कुमार को चुन लिया जाता है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं वेरियस स्टेट्स के, इलेक्शन के इमीडिएटली बाद उनको बड़े बड़े ओहदों से नवाज दिया जाता है। ये कोई ऐसे कोइंसिडेंस नहीं होते हैं, ये सोची समझी सब प्लानिंग के साथ किया जाता है कि आप ये मेरे लिए कर दीजिए, चुनाव जितवा दीजिए, आपको ये बना दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए, एनटीए के पहले चेयरमैन को आप चीफ सेक्रेटरी बना देते हैं, फिर आप स्टील इंडस्ट्री में आप उनको फाइनेंशियल एडवाइजर बना देते हैं। तो आप जब सजा ही नहीं देते हैं और आप उस पे आप उनको प्राइज दे देते हैं, आप इनाम देते हैं कि वाह 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 वाह, आपने एनटीए में जाके पेपर चोरी करा दिया, मुझे अब इनको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, मुझे रोजगार नहीं पड़ेंगे तो रोजगार मांगेंगे, रोजगार भी नहीं देना पड़ेगा, तो वो सारा पैसा जो है मैं प्रचार में लगाऊंगा और मैं बहुत बड़ा नेता बनूंगा। तो आज जनता पूछ रही है कि क्या है ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये आप देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक बच्चों के अंदर जो रोष है, जो आज घरों में देख रहे हैं कि हमारे घरों में आज महंगाई के कारण क्या आलम है, माँ की दवाई नहीं ला पा रहा हूं, मैं पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा हूं। तो ये सारी चीजें जो हैं, यही एक आउटरीच है जो कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा निकला है और फिर इन्होंने उसको बैन कर दिया, किस तरह से उसके ट्विटर अकाउंट्स बंद कर दिए। तो मुझे आप बताइए, उन्होंने कहा ये बाहर से लोग आए हैं, 95% जो लोग हैं वो अभिजीत ने सामने किया, आपके सामने जो जिसने उसको बनाया उसने कहा कि 95% लोग जो इन भारत के हैं। तो आप जो मर्जी कहिए, झूठ फैलाइए, भ्रम फैलाइए, आज आपके खिलाफ एक रोष है और आज का युवा आपके बिल्कुल आपके लिए गए फैसलों से बहुत आहत है। जो भी आपने किया, जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन की हो, उसके बाद तमाम चीजें जो देश के अंदर हुई, अगर पढ़ा लिखा युवा है जो अवेयर है, वो आज मोदी जी से प्रश्न पूछने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन मोदी जी प्रश्न लेने के लिए तैयार नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिस तरह विदेश में भागते रहे, भारत के अंदर भी भागते रहे, उनको बस वही पत्रकार पसंद है कि आम कैसे खाइएगा, पर्स रखिएगा या नहीं रखिएगा, आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, आप महामानव हैं। तो जब इस तरह की बातें पत्रकारिता में आने लगे विवेक जी, स्तर गिर रहा है भारत के अंदर, पत्रकारिता का चौथा स्तंभ अगर कमजोर हो रहा है, कहीं ना कहीं दोषी तो है और जो लोग दोषी हैं उनको सजा तो होनी चाहिए, लेकिन ये काला अध्याय जो लिखा गया है 2014 के बाद, ये कल का भारत पूछेगा इनसे कि आपने क्या किया और क्या करने आप आए थे। नम्रता जी, चलते चलते एक चीज मैं जानना चाहूंगा, 7 दिन का समय रखा गया था इंक्वायरी जो इसको लेकर, डिमोलिशन ड्राइव को लेकर, क्या आपको लगता है कि न्याय मिल पाएगा रायका के लोगों को, सिंदरा के लोगों को? देखिए, 7 दिन की जरूरत ही नहीं थी। अगर कार्रवाई इन दोनों जैसे कि एनसी या बीजेपी द्वारा नहीं की गई थी तो ऑन स्पॉट ऑफिसर से पूछा जा सकता था और ऑफिसर्स को मुझे लगता है सामने आना पड़ता कि बताने के लिए कि हमने किसके कहने पे किया है ना। आज ऑफिसर्स बाहर से आ रहे हैं। देखिए, मैं विवेक जी शुरू से कहती हूँ कि जिस तरह से आज चोरी के इंसिडेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ गए, पहले चलिए ऊपर से नीचे तक कोई ऑफिसर तो अपने जम्मू कश्मीर का होता था, सीनियर ऑफिसर, डीजी नहीं होता था तो डीआईजी होता था, आईजी होता था, एसएसपी होता था। जब अब सारे लोग बाहर से ले आएंगे, उसको ये पता है कि रिटायर होने के बाद मुझे पड़ोसी को नमस्ते भी नहीं करनी है, तो उसकी कनेक्ट नहीं है ना लोगों के साथ। यही सब जगह हो रहा है। पूरी आप कहीं भी देख लीजिए, मैं तो हर इशू अगर लेने लगूंगी बहुत लंबा होगा। आप जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर देख लीजिए किस तरह से बाहर से वहां से प्रोफेसर आके यहाँ पे आपने उनको वीसी बना दिया और बिल्कुल इलीगल अपॉइंटमेंट है उनकी भी। तमाम चीजें जो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं, जिस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट नहीं है, लोग आज जम्मू कश्मीर का बच्चा परेशान है, जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा प्रोफेसर लेक्चरर परेशान है, तो आप परेशान करने आए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। ये बड़ा दुखद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आज वो भावनाएं नहीं है लोगों की। तो मुझे लगता है कि अगर हम पूछेंगे कि किसने किया है, तो इसी तरह से जेडीए से भी मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्या चक गणेशु की लैंड जो है वो इन्होंने खाली करवा ली है माननीय एमएलए साहब से, या उसका कोई मिला जुला झोल हो गया है जेडीए के अंदर? और ये जो स्टेट लैंड की मैंने बात करी है, तमाम जो पुराने लोगों की, जिस तरह से यहाँ मैंने आपको कहा जिन लोगों ने ज्वाइन किया बीजेपी को, ज्वाइन बीजेपी एंड बिकम ऑथोराइज्ड एनक्रोचर इन फैक्ट, तो वही चल रहा है कि ज्वाइन कर लीजिए बीजेपी और बिकम ऑथोराइज्ड एनक्रोचर, नोबडी विल टच यू, नोबडी विल हार्म यू, नो दिस डिपार्टमेंट हैज द अथॉरिटी टू टच यू। तो यही बात है, आप बिल्कुल, आपको कोई छुएगा नहीं, आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, गरीब आवाम को तंग किया जाएगा। देखिए, एनक्रोचमेंट के कांग्रेस सख्त खिलाफ है। हम कहते हैं एनक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई उस ऑफिसर्स पे भी होनी चाहिए ना जो इतनी तनख्वाह लेके इसीलिए काम करते हैं कि आपको ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट में एनक्रोचमेंट नहीं हो जाए, आपको स्टेट लैंड पे एनक्रोचमेंट ना हो जाए, जेडीए लैंड पे एनक्रोचमेंट ना हो जाए। किस लिए तनख्वाह ले रहे हो इतनी, जो आप ह्यूज सैलरीज ले रहे हो, फॉर व्हाट?
आपको इसीलिए तो रखा गया है। तो आज तो फॉरेस्ट के फॉरेस्ट कट जाते हैं तो इनको पता नहीं चलता, देश भर के अंदर वही हालात हैं। आज जिम्मेवार हैं हम लोग, ये जो क्लाइमेटिक आज चेंजेस हो रहे हैं। तो ऑफिसर्स पे आप कोई कार्रवाई, क्या आप उनसे क्या डिमांड करते हैं कि 7 दिन बाद आपको क्या मिल जाएगा उसमें? सब छुपाना चाहते हैं कि किसने किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। कुर्सी का सवाल है, किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का। नौरता जी, आपने कीमती समय निकाला जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य पर, खासकर जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स पर सियासत खेली जा रही है उस पर अपने इंसाइट दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।